बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड आपको सामने नज़र आ रहा है CS C211। इस कोर्स से पहले आपने प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़े हैं, जो कि इस कोर्स का प्रीरेक्विजिट थे। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स में भी आपकी लैब है, जिसमें आप प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, और उसमें आपके जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पिछले प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में पढ़ चुके हैं, उनको हम इक्वली इम्प्लीमेंट करेंगे। इस कोर्स में हमने जावा पे काम करना है, क्योंकि हम ADTs या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। अभी आगे चल के आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और इस कोर्स में हमने बेसिकली दो चीज़ों पे बात करनी है, डेटा स्ट्रक्चर पे भी बात करनी है और एल्गोरिथम से भी बात करनी है। डेटा स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि हम वो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें, ताकि हम किसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकें जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो डेटा स्ट्रक्चर मीन के कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है सिचुएशन के हिसाब से, कि हमने जब जो भी हमने सोल्यूशन लेना है कंप्यूटर से, उसमें हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करें जिसमें हम अपने डेटा को अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर सकें। तो बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करके एल्गोरिथम पे काम करते हैं। एल्गोरिथम इज़ बेसिकली, जैसे कि आपने पहले भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में पढ़ा होगा, कि एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप मशीन से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाते हैं कि किस तरीके से आपका नंबर 1 स्टेप होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और इस तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है वो मशीन से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बेसिकली एल्गोरिथम को इसलिए करना है क्योंकि हमने एफिशिएंट एल्गोरिथम पे बात करनी है मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का या जो रैम होती है, इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से एफिशिएंटली आपका एल्गोरिथम यूज़ करें। नाउ बट एफिशिएंट यूज़ वी मीन कि हमें रिस्पांस टाइम जो है वो किन सिचुएशन में हमें रिस्पांस टाइम जल्दी चाहिए होता है, किन सिचुएशन में हमें रिस्पांस टाइम डिले हो जाए तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमें फिर समटाइम्स रैम को भी देखना होता है कि रैम ज़्यादा ऑक्यूपाइड तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों पे बात करेंगे। यानी हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मालूम करेंगे, हम एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये एल्गोरिथम मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं है, या जो हमारे प्रॉब्लम होता है, हमारी जो सिचुएशन होती है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए, वो क्या डिमांड करती है। कि हमें जल्दी रिस्पांस टाइम चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोसेसर को देखना पड़ेगा कि प्रोसेसर जल्दी वो डेटा प्रोसेस करके दे दे। और अगर रिस्पांस टाइम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि रैम को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए, तो फिर हम रैम की यानी स्पेस की एफिशिएंसी होनी चाहिए, तो फिर हम उस हवाले से बात करते हैं। और डेफिनेटली हर एल्गोरिथम में आप कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। इससे पहले भी आप जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज आपने पढ़े हैं, आप उनमें डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे, आपके इल्म में नहीं था कि ये इसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने डेटा को जब सिंपल वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल्स भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। इसी तरीके से आपने एरेज किए होंगे, तो एरे भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, और इस तरीके से और बेशुमार स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, आप एल्गोरिथम पे काम इसलिए नहीं कर सकते कि एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, या एक प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है। आप उसको डेटा देते हैं और वो डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है और आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करके देता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स के, कि हमने डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, हमने ये देखना है कि कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फिर हमने ये देखना है कि हर डेटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन क्या है, वो कहाँ पे या किस सिचुएशन में या किस किस्म के एल्गोरिथम में वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ हो सकता है। और डेफिनेटली जब हम सिचुएशन की बात करेंगे तो फिर हम एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, या हम डिफरेंट सिनेरियोज ले लेंगे और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो में किस किस्म का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। और एंड में हम बात करेंगे ADTs, या जिसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को हम लास्ट में डिफाइन करेंगे, जिससे फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जावा में किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक
कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो क्या होता है और फिर एक गुड कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। दोबारा मैं रिवाइज कर दूं कि प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं जिसको आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कहते हैं, यानी कागज़ पे आप बना लेंगे, आप वैसे ही एक किसी जगह पे अपने दिमाग में आप सोच लेंगे कि आपको इस तरह से जो है वो स्टेप्स करने चाहिए, और फिर आप उसको किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जिसमें आप काम करें उसमें आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब तक आप कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट नहीं करते वो आपका एल्गोरिथम कहलाता है या आपका लॉजिक कहलाता है, ठीक है। जब आप उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिख देते हैं, तो फिर आप कंप्यूटर प्रोग्राम को किस तरह डिफाइन करते हैं? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप एल्गोरिथम से उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक स्टेप्स होते हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से काम होगा। सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क रिटन इन अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो भी कंप्यूटर की आपकी लैंग्वेज होगी, सी होगी, C++ होगी, या जिस तरह मैंने कहा कि अभी हम जावा में काम करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फीडिंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन इज रेफर्ड एज प्रोग्रामिंग, यानी जब हम वो प्रोसेस जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को लिख रहे होते हैं कंप्यूटर के लिए किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं, कि हम प्रोग्रामिंग करने लगे। और एक गुड प्रोग्राम क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स फॉर अ गुड प्रोग्राम टू रन एफिशिएंटली एंड करेक्टली, यानी गुड प्रोग्राम की पहली बात तो ये है कि वो एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंटली रन होना चाहिए। अब एफिशिएंट रनिंग में जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और हम स्पेस या रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। एंड सेकेंडली इट शुड बी करेक्ट, यानी वो हमें उसको करेक्ट आउटपुट देना चाहिए, जो हमें उससे रिक्वायर्ड है हमें वही मिलना चाहिए। अ गुड प्रोग्राम शुड हैव अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, उसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि उसमें जो इनपुट है वो देना भी समझ आए कि किस तरीके से इनपुट देना है और आगे किस किस तरीके से स्टेप्स करने हैं। एंड द प्रोग्राम शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी जो भी उस प्रोग्राम को देखे तो उसको समझ आना चाहिए कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है, और उस प्रोग्राम को ईजी टू डिबग होना चाहिए, यानी अगर उसमें कोई एरर्स वगैरह आ गए हैं तो वो इतना ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि उसके अंदर एरर्स जो है वो ईजिली डिबग हो सकें, वो ठीक हो सकें, और उस प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करना हो तो वो भी हो सके। एंड बी ईजी टू मेंटेन, यानी उसके अंदर किस तरह की मेंटेनेंस या उसको रिफाइन करना है तो वो भी आपका हो सके। तो ये गुड कंप्यूटर प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि एक प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपका एल्गोरिथम होगा और आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा। याद रखें कि एक प्रोग्राम तभी कंप्लीट होता है जब उसके अंदर एल्गोरिथम हो, लॉजिक हो, और उस एल्गोरिथम या लॉजिक के अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा हो। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आप किसके ऊपर काम करने के लिए बनाते हैं? किसी डेटा पे काम करने के लिए बनाते हैं। जाहिर है अगर आपका डेटा ही नहीं है तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्या इनपुट देंगे और क्या आप आउटपुट लेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 नंबर्स को ऐड भी करना है तो इसका डेटा क्या है? 2 नंबर्स हैं। आप 2 नंबर देंगे तो वो उनको सम करके आपको रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने हर एल्गोरिथम में या हर लॉजिक में या हर कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका एल्गोरिथम जो है वो उसके ऊपर काम करेगा या लॉजिक आपका काम करेगा, ठीक है। एंड अ गुड प्रोग्राम इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि आपका अच्छा प्रोग्राम वही है जिसमें आपका एल्गोरिथम भी है और डेटा स्ट्रक्चर भी है, या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं है जब तक उसमें एल्गोरिथम भी नहीं है और डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं। और एल्गोरिथम अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉर सॉल्विंग एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन है। और डेटा स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना जिसमें आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें ताकि आप उसके ऊपर वो एल्गोरिथम या कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। सो अ डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द लॉजिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा टू कैरी आउट सर्टन टास्क, यानी आपका जो हर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके पूरे डेटा का आपस में रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इंट का मतलब ये कि आप में सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर करेंगे, फ्लोट का मतलब ये कि आप में सिर्फ डेसिमल करेंगे, करेक्टर का मतलब ये कि आप में करेक्टर डेटा करेंगे। तो ये क्या एक लॉजिकल रिलेशनशिप है कि आपने इंट के अंदर इंटीजर ही आपने जो है वो स्टोर करने हैं। और इस तरीके से अगर आप एरे यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि एरे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सिमिलर डेटा टाइप के तमाम एलिमेंट जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये रिलेशनशिप बनता है आपके डेटा के में और आपके स्ट्रक्चर के दरमियान। एंड सेकेंडली अ डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसिडर नॉट ओनली द आइटम
एलिमेंट स्टोर्ड बट ऑल्सो स्टोर द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया सिर्फ आप डेटा नहीं स्टोर कर रहे होते या एलिमेंट्स नहीं स्टोर कर रहे होते, उनका आपस में रिलेशनशिप भी जो है वो आप स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एरे का रिलेशनशिप क्या है कि एरे एक सिमिलर डेटा टाइप का स्ट्रक्चर है, उसमें आप सिर्फ जो है वो सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन कि यही इसका एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप है कि तमाम इंट्स जो हैं वो स्टोर होंगे, कोई उसके दरमियान दूसरी डेटा टाइप जो है वो स्टोर नहीं हो सकती। सो एल्गोरिथम अभी हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। एंड देन एवरी सिंगल प्रोसीजर दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म्स एन एल्गोरिथम, यानी हर एक जो कंप्लीट आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपका एक एल्गोरिथम है। एंड इट इज़ अ प्रिसाइज प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी किसी न किसी नंबर ऑफ स्टेप्स में, यानी कोई इनफाइनाइट नहीं है, 10 20 30 40 जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी लाइन्स ऑफ कोड में आप कोई प्रॉब्लम जो है वो अपने एल्गोरिथम जिसको आप कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो एन एल्गोरिथम states the action to be executed and the order in which these actions are to be executed, यानी एक तो ये है कि आपके एल्गोरिथम में एक्शन है, स्टेटमेंट्स हैं कि ये काम होगा वन बाय वन, और फिर ऑर्डर, यानी कि जैसे आपने सबसे पहले आपने वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर आप उसमें उससे इनपुट लेते हैं, यूजर से लेते हैं तो वो आपका सेकेंड जो स्टेप होगा, फिर आप लेट सपोज सम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर आप उन दोनों को प्लस करके, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कि आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, an algorithm is a well-ordered collection of clear and simple instructions of definite and effectively computable operations that when executed produces a result, यानी आपका एल्गोरिथम या आपका जो प्रोग्राम है वो आपका क्या है, एक वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है या स्टेप्स है जो कि आपका एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एंड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एट सम पॉइंट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप करके आपको आउटपुट देता है रादर देन जस्ट गोइंग ऑन एंड इन्फिनिटली। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम या जिसको आप कहते हैं, अगर आप कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट मस्ट बी करेक्ट, वो ठीक होना चाहिए। ठीक होने का मतलब ये है कि आप उससे जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको वही आउटपुट देना चाहिए, जो उसको इनपुट रिक्वायर्ड है वो इनपुट ले, और जो उसको आउटपुट देना चाहिए वो आउटपुट दे। इट मस्ट बी कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप्स, कंक्रीट स्टेप्स होने चाहिए, डाउटफुल स्टेप्स नहीं होने चाहिए, सीक्वेंस उनका ठीक होना चाहिए, यानी कोई इसके अंदर वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, देयर कैन बी नो एम्बिग्यूटी एज टू विच स्टेप विल बी परफॉर्म्ड, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, कोई इनफाइनाइट आप दायरा प्रोग्राम जो है वो नहीं लिखेंगे, एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, इट मस्ट टर्मिनेट, कहीं ना कहीं जाके उसको ख़त्म होना चाहिए और उसको कोई ना कोई इनपुट लेना चाहिए। एंड इट शुड बी एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का मतलब यह कि जब भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड हो उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकें, और उसको एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंटली उसको रन होना चाहिए, ठीक आउटपुट उसको देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको डिले नहीं करना चाहिए, अच्छा उसका रिस्पांस टाइम होना चाहिए। एंड इट शुड यूज़ लेस मेमोरी स्पेस एज मच एज पॉसिबल। दोनों चीज़ें इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेसर का टाइम, कि कितनी जल्दी वो आपको प्रोग्राम जो है या एल्गोरिथम जो है वो रिस्पॉन्स देगा, रिजल्ट देगा, और कितनी एफिशिएंटली जो है वो आपकी रैम को यूज़ करेगा। लेस रैम जितनी भी होगी उससे आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका बढ़ेगा। तो ना इनएफिशिएंट जो है वो प्रोसेसर का टाइम होगा, कि मतलब इनएफिशिएंट प्रोसेसर का टाइम का मतलब ये है कि बहुत ही लंबा डिले करके वो आपको आंसर दे, और इनएफिशिएंट मेमोरी का यूसेज ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा बेतहाशा रैम जो है वो कंज्यूम हो जाए। तो ये दोनों जो है इनएफिशिएंसी में आते हैं। तो एफिशिएंट क्या है कि आपका प्रोसेसर जो है वो जल्दी आपको उसका आउटपुट दे दे, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके एट द अर्लीस्ट। एंड सेकेंडली आपकी रैम को जो है वो कम से कम यूज़ करके आपको जो है वो आउटपुट दे। एंड इट रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटपुट्स। और एक एल्गोरिथम अच्छा कौन सा है कि आपको उसको कोई ना कोई आउटपुट देना चाहिए, डेफिनेटली आप इनपुट देंगे उसको कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब हम एल्गोरिथम डेवलप कर रहे होते हैं तो हम कौन से 3 स्टेप्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या है, हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप बनाते हैं, पेपर के ऊपर बनाए वैसे हम लॉजिक बनाए कि इट इज़ अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एंड ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड एंड नो वेक स्टेटमेंट शुड बी यूज। कोई डाउटफुल स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर यूज़ नहीं होनी चाहिए। सीडो कोड आपने पहले भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में पढ़ा होगा कि सीडो कोड क्या होता है, कि आप एक ऐसी जो कि किसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है बल्कि एक लेस फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जिसमें आप अपना जो आपने सीक्वेंस ऑफ टेस्ट बनाया होता है उसको आप एक
जनरली एक प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कुछ किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के हिसाब से नहीं लिखते, बस जैसे आपने कहा था कि डेटा स्टोर इन वेरिएबल, फिर आप कहते हैं इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इस तरह का आप एक जो है इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में जो है वो अपने लॉजिक को लिख लेते हैं, ताकि उससे फिर आपको जो प्रोग्राम का सिंटेक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स है, उसमें आपको कन्वर्ट करने में आसानी होती है। और जब आप एल्गोरिथम का सेट ऑफ कोड लिख लेते हैं, आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपने ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है वो परफॉर्म करने हैं, तो फिर आप उस एल्गोरिथम को वैलिडेट करते हैं। ना ये जो वैलिडेशन है इधर, इसको हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम भी कहते हैं, यानी कि आप उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले आप अपने एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं उसका, या उसको वैलिडेट करते हैं। यही आपके इस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के कोर्स में एक बहुत बेसिक चीज़ है। बेसिकली क्या चीज़ होती है एनालिसिस या वैलिडेशन, कि आप प्रूफ ऑफ करेक्टनेस बताते हैं कि आपने जो एल्गोरिथम बनाया है इसका प्रूफ देते हैं कि ये करेक्ट होगा, ये सही आउटपुट देगा, ये हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये काम करेगा। तो वो कैसे हो सकता है? अ ह्यूमन मस्ट बी एबल टू परफॉर्म ईच स्टेप यूजिंग पेपर एंड पेंसिल बाय गिविंग द रिक्वायर्ड इनपुट। अब जिसको हम ड्राई रन कहते हैं, तो आप ड्राई रन करेंगे पेपर पेंसिल लेके कि ये अगर मैं इनपुट दूँ तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्म हो तो ये मेरा आउटपुट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही एनालिसिस भी करेंगे कि कितना जो है वो हम एक कम्प्लेक्सिटी कैटेगरीज पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिथम जो है ये एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जब हम वैलिडेट कर लेंगे अपने एल्गोरिथम को, उसकी करेक्टनेस का प्रूफ दे देंगे, यानी पेपर और पेंसिल से हम उसके ऊपर उसको ड्राई रन करके हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अगर हम इसको ये इनपुट दें जो उसका रिक्वायर्ड इनपुट है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आता है इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी बहुत डिले नहीं होगा। तो फिर हम उस एल्गोरिथम को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम ये क्या कहते हैं कि हम उस एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो एक्सप्रेसिंग द एल्गोरिथम मीन टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द एल्गोरिथम यूज शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अब जैसे मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि हमने किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज एन एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम? सो राइटिंग एफिशिएंट प्रोग्राम इज व्हाट एवरी प्रोग्रामर होप्स टू बी एबल टू डू। यानी एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छा प्रोग्राम हम उसको मानते हैं जो कि एफिशिएंट हो। अब ये एफिशिएंट की डेफिनेशन जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर एफिशिएंट, ये एक क्वेश्चन है। तो हम किस तरह से कहते हैं कि एक प्रोग्राम एफिशिएंट है? एल्गोरिथम्स आर प्रोग्राम्स, ये हमें पता है। एन एल्गोरिथम इज एन आइडिया अपॉन विच अ प्रोग्राम इज बिल्ड। सो एक एफिशिएंट एल्गोरिथम शुड मीट थ्रू थ्री थिंग। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द आइडिया इज रियलाइज। ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करें तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज या उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उससे इंडिपेंडेंट होकर वो प्रोग्राम जो है या वो एल्गोरिथम जो है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वली उसी तरीके से उसी एफिशिएंसी के साथ जो है वो रन हो। एंड एवरी प्रोग्रामर हैविंग इनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शुड अंडरस्टैंड इट। और कोई भी प्रोग्राम लिखने वाला या प्रोग्रामर या कोई भी जो आपके साथ का है वो भी अगर उसको देखे तो उसको वो समझ आना चाहिए, इतना वो अच्छे तरीके से जो है या इतने क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ वो एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो है वो लिखा होना चाहिए। एंड इट शुड बी एप्लीकेबल टू इनपुट्स ऑफ ऑल साइजेस। और चाहे आप उसको किसी भी तरह का इनपुट दे दें, इनपुट का साइज, तो इनपुट का साइज और इनपुट के डेटा में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल जिसको आप एन नहीं कहते हर प्रोग्राम में, जैसे आप कहते हैं हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, तो आप कहते हैं 5। नो, 5 आपका इनपुट साइज है। तो किसी भी तरह का आप साइज दे दें इनपुट का, तो उस प्रोग्राम को यानी आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा आप इनपुट का साइज दें तो वो आपका एल्गोरिथम या आपका प्रोग्राम जो है वो उस पर रन होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि एक एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई भी प्रोग्रामर जो है वो उसको देख के उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, उसको डीबग कर सके। और उसमें हम किसी भी साइज़ का इनपुट दें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, तो उसको उस इनपुट साइज़ के ऊपर उस प्रोग्राम को उसी तरीके से एफिशिएंटली जो है वो रन होना चाहिए। And efficiency of an algorithm denotes the rate at which an algorithm solves a problem of size n. What does that mean? It is measured by the amount of resources it uses, the time and the space. अब यहाँ पे आपने बहुत इस चीज़ को फोकस करना है। यही हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी या जिसको मैं एनालिसिस भी कह रही हूँ उसके ऊपर हम बात करेंगे। या आप यूँ कह सकते हैं कि हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम हर
ऑपरेशन की एफिशिएंसी निकालेंगे। ऑपरेशन से मुराद ये, फॉर एग्जांपल आपने इंसर्शन करनी है, जैसे आप एरेज पे आप लोग काम कर चुके हैं, तो जब हम एरे के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करते हैं इसको हम इंसर्शन कहते हैं। तो हमने ये देखना होगा कि जब हम एरे के अंदर इंसर्शन कर रहे हैं या हम एरे से जब डिलीशन कर रहे हैं या हम एरे के एलिमेंट्स को ट्रावर्स कर रहे हैं, उनको प्रिंट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा इंसर्ट करने का जो कोड है, हमारा जो डिलीट करने का कोड है या एल्गोरिथम है, या जो हमारा एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने का या एक्सेस करने का या ट्रावर्स करने का जो कोड है या लॉजिक है, वो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। ना व्हाट डज वी मीन बाय रिसोर्सेज? दो ही रिसोर्सेज हैं जिन पे हमने बात करनी है मशीन के। एक है आपका टाइम, इसको प्रोसेसर का टाइम कहते हैं, कि प्रोसेसर जो है, और प्रोसेसर को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में कह दूं तो प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू का नाम देते हैं, तो बेसिकली सीपीयू के अंदर आपको पता है, आपने शुरू में पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के कोर्स में कि दो, या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम सीयू कहते हैं, और एक आपका एएलयू होता है जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं ना। तमाम की तमाम आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी एएलयू या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होती है, और जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो आपका डेटा को रैम से एएलयू में लाने और ले जाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से समझें कि आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है, ए और बी को, तो ए और बी जो है वो रैम में पड़े हुए हैं, तो कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, उसने ए और बी को ले जाना है। जब स्टेटमेंट कौन सी आएगी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो ए और बी को रैम से ले जाएगा, वहाँ पे ए एल यू में वो सम होंगे, उसका रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल में डलेगा, और वो सम वेरिएबल को दोबारा ले जाके कंट्रोल यूनिट जो है वो रैम में छोड़ देगा। तो टेकिंग द डेटा फ्रॉम द रैम एंड अगेन ट्रांसफरिंग द डेटा टू द रैम, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से उसको डेटा चाहिए होता है उस तरीके से कंट्रोल यूनिट जो है वो डेटा ला के रैम से एएलयू में उसको देता है, और एएलयू फिर उसको प्रोसेस करता है, और कंट्रोल यूनिट दोबारा उसको रैम में जाके ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि रैम एक रिजाइडिंग स्पेस है जहाँ पे आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं। क्योंकि कोई इस तरह की हाई मेमोरी नहीं है, सवाई ये कि कैशे मेमोरी जो होती है आपकी, वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपका जो सारा डेटा और कोड जो होता है वो आपका रैम में पड़ा होता है, और कंट्रोल यूनिट वक्तन फ़वक्तन उसको एएलयू में लाता है, और इस तरीके से आपका डेटा प्रोसेस होता रहता है। तो जो प्रोसेसर का टाइम है बेसिकली दैट एक्चुअली इज द सम ऑफ द कंट्रोल यूनिट टाइम, ये कितनी देर में लेके जा रहा है और लेके आ रहा है, एंड द टाइम ऑफ द एएलयू, यानी एएलयू उसको कितने टाइम में प्रोसेस कर रहा है। अब जो एएलयू होता है, क्योंकि उसको तो कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको डेटा का इंतज़ार होता है, तो जो कंट्रोल यूनिट का रैम से डेटा ले जाने का टाइम है या लाने का टाइम है, वो मैटर करता है आपके रिस्पॉन्स टाइम में। तो एएलयू को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये 90% आइडल बैठा रहता है, फारिग बैठा रहता है, क्योंकि जब तक इसके पास डेटा नहीं आता जाहिर है ये इसको क्या क्या कर सकता है। लेकिन और ये इतनी फास्टली काम करता है कि कंट्रोल यूनिट उतनी देर में दूसरा डेटा लेके नहीं पहुंचा होता, तो वो आपका जो है ना वो डिले, अगर हम कहें ना कि कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो हमें रिस्पॉन्स जो है वो उसका थोड़ा डिले है, तो वो इस वजह से आपका होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम आपकी स्पेस, अब मैं यहाँ पे स्पेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, रैम की बात कर रही हूँ, तो प्रोसेसर का टाइम और स्पेस रैम, अब जितनी आपकी रैम ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती है, कंट्रोल यूनिट को उतना ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ से डेटा रिक्वायर्ड ढूंढने में। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके 10 स्टूडेंट्स और उसमें आपने किसी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना हो तो वो जल्दी हो जाएगा, और अगर आपके 100 या 1000 स्टूडेंट बैठे और उसमें से आपने किसी एक स्टूडेंट को फाइंड आउट करना हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सेम इज़ द केस विद द ऑक्यूपेशन ऑफ रैम, जितनी रैम ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगी तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है कंट्रोल यूनिट को अपना रिक्वायर्ड डेटा वहाँ से ढूंढने में, और इस तरीके से आपका जो है वो डिले आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम है वो ये डिमांड करती है कि आप अपनी रैम को भी जो आप ऐसा एल्गोरिथम लिखें या उस एल्गोरिथम में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें कि जो कि आपका रैम के अंदर मिनिमम स्पेस के अंदर या एफिशिएंट स्पेस की यूटिलाइजेशन करे, ताकि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है प्रोसेसर का वो उतना ही एफिशिएंट जो है वो हो सके। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहना चाहिए, एक कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर है, यानी जितनी आप रैम को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे उतना ही आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे एक और बात भी समझने की है कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था रैम के ऊपर या स्पेस की एफिशिएंसी के ऊपर जब शुरू में जो है वो कंप्यूटर हुए थे, और
एल्गोरिथम बनाए गए थे या यूके के प्रोग्राम बनाए गए थे, तो उस वक्त चूँकि जो रैम होती थी वो कम अवेलेबल होती थी इस मशीन के अंदर, और प्रोसेसर भी जो है वो ज़ाहिर शुरू में आपको पता है कि वो इतने फास्ट नहीं होते थे। तो इस तरह के एल्गोरिथम पे बात की जाती थी कि जितना आप रैम को एफिशिएंट यूज़ करें, क्योंकि रैम को भी जो है एक हद तक उसको प्लग इन और कर सकते थे, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में रैम जो है वो प्लग इन नहीं हो सकती थी, और इस तरीके से प्रोसेसर भी जो है वो इतने कोई ख़ास नहीं थे। तो दोनों चीज़ों को आपस में एफिशिएंट करने के लिए रैम की यूटिलाइजेशन पे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे बहुत बात होती थी कि जितना आप रैम को कम यूज़ करेंगे उतना जो है, यानी इस तरह का आप एल्गोरिथम बनाएंगे या इस तरह का आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जिसमें कि आपकी रैम जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपका जो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट है उसको भी कम टाइम लगेगा लाने ले जाने में, और एएलयू भी उसको, तो आपका जो रिस्पांस टाइम है वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरीके से प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट आ गए हैं और रैम जो है वो भी अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये किसी हद तक ये चीज़ जो रैम की यूटिलाइजेशन है वो अब इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं और रैम भी बहुत ज़्यादा स्पेस में अवेलेबल हो गई है। तो अब जो है वो प्रोसेसर के टाइम पे ज़्यादा बात होती है, यानी कि क्योंकि प्रोसेसर की आपको पता है कि प्राइस वाइज भी प्रोसेसर ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द रैम। तो अगर रैम को बढ़ाना भी हो तो वो भी अब ऐसा मसला नहीं है, तो वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि वो एक इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। लेकिन प्रोसेसर, एक नया सिस्टम लेना, उसके प्रोसेसर को अपग्रेड करना, वो एक ज़्यादा काउंटेबल चीज़ है। तो इसलिए अब जो है हम नाउ डेज एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे जब बात करते हैं तो हम अब स्पेस या रैम की यूटिलाइजेशन की कम्प्लेक्सिटी नहीं निकालते, हम प्रोसेसर की कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस चीज़ की कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका किस तरह से है इस एल्गोरिथम का, ठीक है। So the processor time, that the time refer to the number of steps the algorithm executes, while the space refer to the number of unit memory storage है। अभी मैंने आपको बता दिया कि टाइम का या प्रोसेसर टाइम का मतलब क्या है कि आपका एल्गोरिथम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में एग्जीक्यूट, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उस तरीके से आपकी जो स्पेस है वो भी अगर ज़्यादा होगी तो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो डिले में आएगा या आपको उसका आउटपुट जो है वो देर से मिलेगा। सो एन एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन, कितना प्रोसेसर ने टाइम लिया है, एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द एल्गोरिथम, और कितनी जो है वो आपके एल्गोरिथम ने रैम यूज़ की। लेकिन मैं फिर आपको ये बता रही हूँ कि हम अभी जाके जब हम ये शुरू करेंगे वन बाय वन डेटा स्ट्रक्चर को, और हम उसमें हर डेटा स्ट्रक्चर के जो ऑपरेशन है जब हम उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे बजाय इसके कि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालें। रीज़न मैंने अभी आपको पहले ऊपर बता दिए, ठीक है। सो द इनपुट साइज डिनोटेड बाय एन, अब मैंने आपको बताया कि जो एन होता है इसको हम इनपुट साइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 आपने कहा कि मैं 5 नंबर मैंने एंटर करने हैं, तो एन आपका 5 होगा, और वो जो आप 5 नंबर एंटर आप करते हैं वो आपका डेटा होगा, वो इनपुट डेटा होगा। तो हम बेसिकली जब किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं या एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं तो हम एन के ऊपर फाइंड आउट करते हैं कितना साइज है डेटा का, कितना छोटा है कितना बड़ा साइज है, उसके ऊपर आपका जो है वो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इनपुट साइज नोटेड बाय एन, और इसको हम जनरली स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं, इज वन पैरामीटर यूज टू कैरेक्टराइज द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम कितना आपका जो है वो साइज में है, ठीक है। एंड द इनपुट साइज एन इज द नंबर ऑफ रजिस्टर नीडेड टू होल्ड द इनपुट, ये इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी प्रोसेसर जो है वो कितना टाइम लेगा, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी यानी रैम जो है वो किस तरह से होगी। तो पढ़ हम दोनों को लेंगे, लेकिन बेसिकली हम जब डेटा स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर को जब हम शुरू करेंगे तो हम उसमें जिस भी चीज़ की हम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम और द नंबर ऑफ स्टेप्स, अमाउंट हो जाए जितने आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उसमें जिस तरीके से वो परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें जिस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो वो आपका अमाउंट ऑफ टाइम कितना है, इसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम कहते हैं। नीडेड बाय अ प्रोग्राम टू कंप्लीट ए टास्क, यानी कि तो आउटपुट देने से पहले द वे इन विच द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम वेरीज विद द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, यानी आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो आपके साइज ऑफ द प्रॉब्लम के साथ जो है वो वेरी इस तरह करते हैं कि छोटा अगर आपका 5 नंबर है तो जल्दी आपका आउटपुट आ जाएगा, अगर 50,000 आपके नंबर है तो ज़ाहिर आपका आउटपुट जो है वो देर से आएगा। तो जो इनपुट का साइज़ है, प्रॉब्लम का साइज़ है, वो उसके ऊपर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम एल्गोरिथम को जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो उसमें फिर 2 टाइम आ जाते हैं कि प्रोग्राम को कंपाइल करने का टाइम और प्रोग्राम को रन करने का टाइम। और आप चूँकि प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ के
आए हैं तो आपको पता होगा कि कंपाइलेशन टाइम जो है वो क्या होता है कि जब आप उसको ऑब्जेक्ट कोड में आपका जो सोर्स कोड है जिसको आपने लिखा है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसको जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाते हैं। सो कंपाइलेशन टाइम वो वाला टाइम होता है जिसमें आपका सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है, जिसको हम सिंपली बाइनरी कोड भी कहते हैं, 0 1, जिसमें मशीन में वो कन्वर्ट होता है। सो कंपाइलेशन टाइम इज द टाइम टेकन टू कंपाइल एन एल्गोरिथम व्हाइल कंपाइलिंग। और वो कंपाइल के वक्त आपको पता होगा क्या चेक होते हैं, आपका सिंटेक्स चेक होता है, आपके एरर्स, सिमेंटिक एरर्स चेक होते हैं, लॉजिकल एरर नहीं होते, आपके सिंटेक्स एरर जो है वो चेक होते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं उस प्रोग्राम को, वो उसके साथ जो है कंपाइलेशन टाइम में वो लिंक हो जाती हैं। इसको सिंपल आप इस तरह से, जैसे आप सी और C++ में काम करें तो आप लिखते हैं इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, तो वो जो हेडर फाइल्स हैं, ये वाली जो लाइब्रेरी हैं आपकी, ये सारी किस वक्त उसके साथ अटैच होती हैं, जब आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा होता है। तो अगर आपने C और C++ में काम किया तो आपका जो सोर्स कोड होता है उसकी आपकी एक्सटेंशन क्या होती है, CPP, और जब आप उस कंपाइल हो जाता है तो उसकी एक्सटेंशन क्या बनती है, OBJ, और फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, EXE, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आपका जो एक प्रोग्राम होता है उसके तीन तीन उसके जो हैं वो आप कह सकते हैं कि उसके पार्ट्स बनते हैं। एक आपका सोर्स कोड है जो आप लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, CPP, फिर जब आप उसको डायरेक्ट अगर रन कर दे दें तब भी पहले कंपाइल होता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है, OBJ उसकी फाइल बनती है, और थर्ड फाइल जो आपका जब एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, तो उसकी कौन सी फाइल बनती है, किस एक्सटेंशन के साथ, .exe। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाइल होगा, ज़ाहिर है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, तभी जो है वो उसको मशीन अंडरस्टैंड करेगी और उसको रन करेगी। तो जब हम प्रोसेसर के टाइम की बात करते हैं तो उसमें फिर दो टाइम है, क्या कि कंपाइल करने का टाइम और रन करने का टाइम। और कंपाइल करने के टाइम में और रन करने के टाइम में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि आपका कैसे कंट्रोल यूनिट काम करता है, कैसे आपका ALU काम करता है, कैसे रैम के साथ वो लिंक होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सो रन टाइम, इट इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट द कंपाइल प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया, उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया है, तो अब आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। एंड द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द एल्गोरिथम। जितनी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जितने आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, एक एक करके जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होंगी। यूजुअली वी कंसिडर 1 यूनिट फॉर एग्जीक्यूटिंग 1 इंस्ट्रक्शन। हम एक इंस्ट्रक्शन को 1 यूनिट कह देते हैं, ठीक है। So the runtime is in the control of the programmer, as the compiler is going to compile only the same number of statements irrespective of the type of the compiler। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रन टाइम किस तरह आपके कंट्रोल में, कि आपने अगर छोटा इनपुट साइज दिया तो आपका प्रोग्राम जल्दी आपको आंसर दे देगा, आपने बड़ा इनपुट साइज दिया, ज़्यादा नंबर दिया, तो जाहिर है फिर आपका जो है प्रोग्राम थोड़ी देर से आपको, जैसे मैंने कहा ना 50,000 नंबर आप दे दें कि 50,000 नंबर को सॉर्ट करो, तो वो उसका जो है वो आपको आंसर देर से मिलेगा। और अगर आपने 5 नंबर दे दिए सॉर्ट करने का, तो रन टाइम आपके कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि कंपाइलर ने तो कंपाइल करने का जो टाइम है वो तो सेम है, क्योंकि उसने तो इंस्ट्रक्शन को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है। तो रन टाइम जो है वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में है कि वो किस तरीके से उसको इनपुट जो है वो देता है, ठीक है। सो द नोट दैट रन टाइम इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड नॉट फॉर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और आपका रन टाइम जो है, जब हम एनालिसिस भी करेंगे, कंप्लेक्सिटी भी जब हम किसी एल्गोरिथम की निकालेंगे, तो हम वो टाइम कंसिडर नहीं करेंगे जिसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा। जैसे आप कहते हैं ना इंट i, j, तो ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल की, इनको हम नहीं लेंगे, हम स्टेटमेंट्स को लेंगे। जैसे आप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आप कहते हैं i = 10, ये एक स्टेटमेंट है जो टाइम ले सकती है। आप फॉर लूप लगाते हैं या इफ लूप लगाते हैं या आप वाइल लूप लगाते हैं या आप कोई फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का कॉल है, ये सब चीज़ें जो स्टेटमेंट्स हैं ये टाइम लेती हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है वो आपका टाइम नहीं लेती हैं। So time complexity is normally expressed as an order of magnitude। For example, ये big O है, इसको big O notation कहते हैं, ठीक है। तो big O notation है, या इसको हम complexity category भी कहते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये बिग O 1 से शुरू होती हैं और फिर बिग O n होता है, फिर बिग O log n होता है, फिर n log n होता है, और इस तरीके से ये बिग O n स्क्वायर। यहाँ पे एक बिग O n स्क्वायर की एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारे किसी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O n स्क्वायर में आई,
यानी हमने कहा कि जब हमका एनालिसिस कर लिया और हमने फार्मूला लगा के पता लगा लिया, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपका जो एरे में जब आप इंसर्शन करते हैं डेटा को, तो अगर हमने उस इंसर्शन के कोड का जब हमने एनालिसिस किया, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली, तो हमें ये पता चला कि वो बिग O n स्क्वायर की कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि इफ़ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज n डबल, n का क्या मतलब है 10, अगर 10 नंबर है तो 10 10 और 100। इसका मतलब है अगर आपने 10 एलिमेंट उसको दिए हैं तो वो 100 एलिमेंट्स जितना टाइम जो है द एल्गोरिथम विल टेक 4 टाइम्स एज मैनी स्टेप्स टू कंप्लीट, इतना ज़्यादा टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करने में लेगा। तो इसका मतलब है कि हम ये कहते हैं कि जो बिग O n स्क्वायर किसी अगर एल्गोरिथम की या किसी ऑपरेशन की अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी निकली, तो ये एक अच्छा एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होता है या एक अच्छा कोड नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने उसको सिर्फ 10 दिए हैं और वो 10 10 इंटू 10 100 यानी के हिसाब से स्टेप्स करके जो है वो आपको उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, जब भी हम इसको आगे डिटेल में भी करेंगे, तो इसको बिग O नोटेशन कहते हैं। जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी एल्गोरिथम की या किसी कोड की निकालते हैं, यानी प्रोसेसर का टाइम निकालते हैं कि ये कितनी देर में हमें इसका आंसर जो है वो देगा, तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ बिग O नोटेशन उसकी जो है वो हम निकाल रहे थे, या हम ये कहते हैं कि हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं बिग O नोटेशन के ज़रिए। और इस बिग O नोटेशन को हम कम्प्लेक्सिटी कैटेगरीज भी कहते हैं। ये जितनी मैंने आपको बताई, ये सीक्वेंस वाइज हम इनको जो है वो देखेंगे आगे चल के। तो ये जस्ट बिग O n स्क्वायर एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि किसी भी एल्गोरिथम या कोड अगर बिग O n स्क्वायर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आए, तो ये एक एफिशिएंट या अच्छा एल्गोरिथम हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गिवन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फंक्शन एफ, ये हम निकालेंगे ना फंक्शन एफ, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे एज अ टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू एफ एन। यानी आपने कोई आपने काम किया है जिसको आप फंक्शन कह दें कि आपने ये एग्जीक्यूट किया है, तो उसके लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हुआ है। ठीक है, सो टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन डिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन। बार बार यही बात है, कितना आपका इनपुट साइज है उसके हिसाब से आपकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी। ठीक है, so time complexity of an algorithm is generally classified as थ्री टाइप्स ऑफ आपका जो है एल्गोरिथम, वो किसी भी इन तीनों में से किसी एक टाइप को जो है वो बिलोंग करता है। या तो वो वर्स्ट केस एल्गोरिथम होगा, या वो एवरेज केस एल्गोरिथम होगा, या वो बेस्ट केस एल्गोरिथम होगा। और ये हम किस पे बात कर रहे हैं? टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। और टाइम कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है कि प्रोसेसर का टाइम, जिसमें हम CPU और ALU पे बात करते हैं कि कंट्रोल यूनिट कितनी देर में लेके आता है रैम से डेटा और कितनी देर में लेके जाता है, और ALU किस तरह से काम करता है, और एक फुल जो एल्गोरिथम जब इस सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो कितने देर में आपका जो है एल्गोरिथम या कोड जो है आपको आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम कम्प्लेक्सिटी या दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अभी हम इसमें कहीं भी रैम को फिलहाल हम जो है वो शामिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेसर के टाइम के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो किसी भी एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या प्रोसेसर का टाइम जो है जब हम निकाल लें, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है ये एक वर्स्ट केस एल्गोरिथम है, या ये एक एवरेज केस एल्गोरिथम है, या ये एक बेस्ट केस एल्गोरिथम है। तो अब हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू एक्चुअली वी मीन बाय वर्स्ट केस और द एवरेज केस और द बेस्ट केस। तो वर्स्ट केस एल्गोरिथम कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट टाइम, यानी वर्स्ट केस का मतलब ये है कि इससे वर्स्ट टाइम नहीं लेगा, यानी कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एल्गोरिथम विल यूज ओवर ऑल इंस्टेंसेज ऑफ साइज एन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। यानी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये मैक्सिमम टाइम है जो कि एल्गोरिथम किसी भी साइज एन के इंस्टेंसेज के लिए जो है वो ले सकता है। और एवरेज केस क्या है? इट इज़ द एवरेज टाइम और एवरेज स्पेस। अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो एवरेज टाइम, और स्पेस निकालेंगे तो एवरेज स्पेस, दैट द एल्गोरिथम विल यूज ओवर ऑल इंस्टेंसेज ऑफ साइज एंड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम। अब जब हम एवरेज केस निकालते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल हो जाती है। वो हम इक्वेशन जब निकालेंगे तो टाइम टू टाइम मैं आपको उसमें साथ बताऊंगी। ठीक है, तो और तीसरा केस क्या होता है? बेस्ट केस। बेस्ट केस जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम है
या लीस्ट स्पेस है दैट द एल्गोरिथम विल यूज। अब हम इन तीनों केसेस पे बात करते हैं। देखें, ये जो बेस्ट केस होता है ना, शॉर्टेस्ट टाइम, ये आइडियल टाइम, आइडियल केस है। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि मेरा जो है एक ही साइकिल में जो है मेरी कंट्रोल यूनिट एक ही दफ़ा में जो है वो सारा डेटा ले जाए और एक ही साइकिल में एलयू जो है वो सारा कुछ हल कर दे, तो ये एक आइडियल केस है। और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग O 1 होती है। 1 मीन 1 साइकिल, बस एक साइकिल के अंदर सारा कुछ हो जाए, तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता रियल लाइफ में। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका जो है वो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में, रियल लाइफ का डेटा सारे का सारा ऑलरेडी सॉर्टेड, और आप उसको सॉर्ट करें तो बस वो एक साइकिल में सारे का सारा आपका सॉर्ट हो। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है रियल लाइफ में, इसलिए हम बेस्ट केस पे तो जाते ही नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है जिसको आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं दो केसेस के ऊपर, एक एवरेज केस है और एक वर्स्ट केस है। हम ज़्यादातर जिस पे रिलाई करते हैं वो वर्स्ट केस होता है, क्योंकि अगर हमने वर्स्ट केस निकाल दिया तो हमें ये श्योर हो जाता है कि इससे ज़्यादा टाइम जो है वो एल्गोरिथम नहीं लेगा। तो बेसिकली वर्स्ट केस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और एवरेज केस भी समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एवरेज केस को थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एवरेज होता है। अब ये देखिए ना, वर्स्ट का मतलब तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपका डेटा टोटली अनसॉर्टेड है, टोटली अनसॉर्टेड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टोटली अनसॉर्टेड है, ये वर्स्ट केस है। तो उसको जब सॉर्ट करेगा तो बस इससे ज़्यादा वर्स्ट डेटा तो नहीं हो सकता ना। और एवरेज डेटा क्या होता है, यानी कि ये हो सकता है पहले 9 आ जाए, पहले 8 आ जाए, दरमियान में 6 आ जाए, शुरू में 6 आ जाए, इस तरह की चीज़ नहीं एवरेज। तो वो कोई चूंकि श्योर नहीं होता, तो एवरेज केस की इक्वेशन निकालनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी डिफिकल्ट होती है, बिग O निकालनी डिफिकल्ट होती है। लेकिन जो वर्स्ट केस होता है वो उसको पता होता है यार इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वर्स्ट केस की इक्वेशन निकालनी आसान होती है कंपैरेटिवली एवरेज केस के। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि वर्स्ट से आगे तो कुछ नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे एल्गोरिथम का जो है ना वो हम वर्स्ट केस निकाल के अपना डिसीजन जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। बहरहाल हम अपने किसी भी आगे जो डेटा स्ट्रक्चर के हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो भी इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशन पढ़ेंगे या जो जो एल्गोरिथम पे पढ़ेंगे उसमें हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को फिलहाल फाइंड आउट नहीं करेंगे। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट भी हमारे पास है कि हम ये सारे नहीं कर सकते। इवन हम डेटा स्ट्रक्चर को भी अगर फुली कर ले तो ये भी एक बहुत जो है वो एफिशिएंट चीज़ होगी। तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो है वो बात करेंगे, वही निकालेंगे, क्योंकि नाउ डेज उसी पे जो है वो ज़्यादा एल्गोरिथम को जो है वो जज किया जाता है, ठीक है। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी या रैम का यूसेज क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द एल्गोरिथम अपार्ट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट। यानी इसमें इनपुट और आउटपुट शामिल नहीं होता है, बाकी वो एग्जीक्यूशन के दौरान किस तरीके से रैम जो है वो इस्तेमाल होती है, उसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम कहते हैं। द वे इन विच द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम वेरीज विद द साइज ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अगेन यहाँ पे भी आपका साइज ऑफ द प्रॉब्लम मैटर करता है। 10 नंबर्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं तो कितनी रैम यूज होगी, 100 हैं तो किस तरीके से। सिर्फ नंबर्स उसके स्टोर करने के लिए नहीं, उनके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी ज़ाहिर उसी n के हिसाब से वेरी करेंगी, ठीक है। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोग्राम इज जनरली बाय द फॉलोइंग रूल्स। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पेस फॉर द प्रोग्राम कोड एंड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब आपके दो तरह से आपसे रैम होती है, एक आपके वेरिएबल जहाँ स्टोर हो रहे होते हैं और एक आपका जो है वो कोड जहाँ पे स्टोर। तो दो तरह से आपकी जो है वो रैम यूज हो रही होती है कि आपका जो प्रोग्राम का कोड है, वो जो इंस्ट्रक्शन है आपकी, उसमें आपका एक एक करेक्टर जो है जो बाइनरी में कन्वर्ट आपने लिखा है ना इंट, तो इंट INT उन सब का जो बाइनरी कोड बनेगा। तो इंस्ट्रक्शन जो हैं उनका जो हर एक करेक्टर होता है वो जब बाइनरी में कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ पे कितनी रैम ले रहा है, और जो उसमें अपने वेरिएबल्स की जो वैल्यूज दी हैं वो किधर जो है, दो तरह की आपकी जो है वो रैम स्टोर हो रही होती है, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी है कि आपके वेरिएबल का ज़ाहिर आपको पता है इंट है तो वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 4 बाइट्स में होगा हर इंट, या फ्लोट जो है वो हर 8 बाइट्स में होगा, या करेक्टर जो है वो 1 बाइट में होगा। और इस तरीके से जो आपका जो है एक करेक्टर जो आपकी प्रोग्राम के कोड की जो एक इंस्ट्रक्शन है वो हर एक करेक्टर इतने इतने उसमें जो है वो, तो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी। और वेरिएबल अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या है, ऑक्यूपाइड बाय द कंपोनेंट वेरिएबल हुज साइज इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। दिस स्पेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोग्राम यूजेज आइटरेटिव और रिकर्सिव। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आइटरेशन एक ऐसा, ये वैसे आपको जनरली बता दूं कि जब हम रेपिटिशन करते हैं
जैसे आपने एरे में आप फॉर लूप्स यूज करते हैं, आप क्यों फॉर लूप यूज करते हैं? क्योंकि वो आपकी बार बार वो स्टेटमेंट आपने कहा ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n और इनपुट ए आई, तो वो क्या है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है और रिपीटिशन हो रही है और आपके जो एरे में नंबर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को आप लूप्स ना लगाएं रेपिटेशन के लिए, ना फॉर लूप लगाएं, ना वाइल लूप लगाएं, ना आप डू वाइल, आप और किसी तरीके से आप रेपिटेशन करें, जिसको रिकर्जन कहते हैं, रिकर्सिव प्रोसीजर। वो रिकर्जन क्या होती है कि आप फंक्शन कॉल के अंदर वो लगाते हैं, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करें। जहाँ आपने फॉर लूप लगाया ना, वहाँ फंक्शन कॉल लगा दे, इनपुट का एक फंक्शन बना दे और उस फंक्शन को आप बार बार कॉल करें, वो भी लूप में नहीं, एक इफ स्टेटमेंट के जरिए। तो फिर आपने ये देखना होता है कि ये आपकी वेरिएबल अमाउंट ऑफ मेमोरी है कि रैम में अगर आप आइटरेशन के कॉन्सेप्ट के जरिए रेपिटेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से रैम यूज होगी, और अगर आप रिकर्जन के कॉन्सेप्ट से रेपिटेशन कर रहे हैं तो फिर तो ये हम आगे जाके फिर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। So the memory taken by the instruction is not in the control of the programmer as it is totally dependent upon the compiler to assign this। ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम में वो किस तरीके से आपके कितनी रैम लेंगी, कैसे एक एक करेक्टर उसका स्टोर होगा, कंपाइल होगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, वो लैंग्वेज के कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इख्तियार में नहीं है। बट द मेमोरी स्पेस टेकन बाय द वेरिएबल इज इन द कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्रामर। मोर द नंबर ऑफ वेरिएबल मोर द स्पेस, आपने जितने ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करें उतने ही आपकी मेमोरी जो है वो, या आपने अगर लॉन्ग इंट किए हैं, लॉन्ग फ्लोट किए हैं, तो वो उस हिसाब से, तो ये जो वेरिएबल्स की मेमोरी है ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन की मेमोरी है, अगर आपने इंट आई कॉमा जे लिखा है तो वो तो कंपाइलर उसको जिस तरीके से इंट का आई एन टी रखेगा या आई का रखेगा या जे का या कॉमा का या सेमी कॉलन का, वो सारा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है वो आपके ऊपर है। जैसे अभी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी में पढ़ के आए हैं कि आपका जो है वो आपका इनपुट साइज जो है वो प्रोग्रामर के ऊपर है, रन टाइम आपके कंट्रोल में है। जितना आप बड़ा इनपुट का साइज देंगे उतना देर से आपको रिस्पांस मिलेगा, जितना आप कम इनपुट का साइज देंगे उतना आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। तो रन टाइम आपके कंट्रोल में होता है और जो कंपाइलेशन टाइम होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरीके से रैम में जो इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम ले रही, जो प्रोग्राम का कोड आपका रैम कंपाइल होते वक्त, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस आपका रैम आपकी रैम कंज्यूम कर रही हैं वो आप पे कंट्रोल में नहीं है, वो कंपाइलर के ऊपर है। लेकिन जो आप वेरिएबल जिस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में, ठीक है। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी उसी तरीके से, इसकी भी हम बिग ओ नोटेशन या कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी, आप बिल्कुल वही चीज़ है। कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी ये नहीं है कि आप सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए और स्पेस, ये कम्प्लेक्सिटी है चूंकि, तो ये बिग ओ नोटेशन जो है ये जनरल टर्म है, या इसको हम कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि अगर बिग ओ एन स्क्वायर है किसी एल्गोरिथम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 10 नंबर जितना जो है वो स्पेस लेते हैं, आप 10 इंटू 10 100, वो इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। तो ये भी एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एल्गोरिथम एफिशिएंट, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रैम यूज़ कर लेंगे, जाहिर है जब कंट्रोल यूनिट उस रैम में से रिक्वायर्ड डेटा ढूंढेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आपके देर आर 3 डिफरेंट प्लेसेस कंसिडर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज बाय द एल्गोरिथम। जिस तरीके से आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी में पढ़ा था कि आपका वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस होता है, यहाँ पे अब आपकी रैम की कम्प्लेक्सिटी में इंस्ट्रक्शन स्पेस, डेटा स्पेस और एनवायरनमेंट स्पेस है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन स्पेस का क्या मतलब है, ये वो वाली स्पेस है, वो वाली रैम है जो कि आपका अभी हमने पढ़ा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन कंपाइल होते वक्त जो मेमोरी लेंगी। सो दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन स्पेस। वी कंसिडर दिस स्पेस एज अ कॉन्स्टेंट स्पेस, क्योंकि आपका जो भी एन का साइज हो आपकी इंस्ट्रक्शन सेम मेमोरी लेंगी, ठीक है। वी नॉर्मली इग्नोर दिस वैल्यू बट रिमेंबर दैट इज देयर। हमें क्योंकि ये फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम है, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 15 हो, 50,000 हो, इंस्ट्रक्शंस आपकी एक ही तरह का मेमोरी लेंगी, एक ही तरह की रैम ऑक्यूपाई करेंगी, क्योंकि इंट आई कॉमा जे ने एक ही तरह की जो है वो मेमोरी लेनी है। और डेटा स्पेस क्या है, इज द स्पेस इन मेमोरी विच इज यूज टू होल्ड द वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर एलोकेटेड मेमोरी एंड अदर डेटा एलिमेंट। ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपने किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, एरे यूज किया तो उसने कैसे कितनी रैम ली है, लिंक लिस्ट यूज किया तो कितनी रैम ली है, ट्री यूज किया तो कितनी ली है, ग्राफ यूज किया, तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और वेरिएबल सबसे पहले आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। आपने किस तरह के वेरिएबल यूज किए, सिंपल इंट किए हैं, आपको रिक्वायर्ड सिंपल इंट से आपने लॉन्ग इंट डिक्लेयर कर दिए हैं, लॉन्ग फ्लोट कर दिए हैं, लॉन्ग डबल कर दिए हैं, आपको रिक्वायर्ड नहीं थे। लेकिन जब आपने जिस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया, जाहिर है वो स्पेस तो उतनी ही लेंगे ना। अगर लॉन्ग इंट 8 बाइट्स लेता है
तो वो 8 बाइट लेगा, हालांकि आपने सिर्फ 2 स्टोर किया है। तो किस तरीके से आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, और फिर उसमें आप किस तरह का डेटा देंगे, वो सब आपका डेटा स्पेस के। तो डेटा स्पेस इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। आप किस तरह का डेटा जो है, कितना आपका प्रॉब्लम का साइज है, उस ये आपका डेटा स्पेस है। तो डेटा स्पेस आपका वेरी करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया। आपने एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, आपने डेटा आपका बहुत ज़्यादा है और आपने ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया कि वो एफिशिएंटली जो है वो रैम को इस्तेमाल कर रहा है, या आपके पास बहुत थोड़ा डेटा था और आपने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया कि जो बस ऐसे ही अननेसेसरली आपकी रैम को जो है वो यूज़ करे, या जिस तरह मैंने अभी आपको वेरिएबल की एग्जांपल दे दी। तो ये डेटा स्पेस है, ये आपके कंट्रोल में है। इंस्ट्रक्शन स्पेस आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर डेटा स्पेस आपके कंट्रोल में है। एंड देन द लास्ट वन इज एनवायरनमेंट स्पेस। एनवायरनमेंट स्पेस इज द स्पेस इन मेमोरी यूज्ड ऑन द रन टाइम स्टैक फॉर ईच फंक्शन कॉल। ये क्या होती है, ये जो आप फंक्शन को कॉल करते हैं, आप मेन से आपने एक फंक्शन लिखा है, लेट्स सपोज फैक्टोरियल निकालने का। तो जब आप उसको कॉल करेंगे फैक्टोरियल के फंक्शन को, तो वो फंक्शन कॉल में जो आपने ये पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में कि आपका एक स्टैक बनता है। इसको हम पढ़ेंगे भी हम डेटा स्ट्रक्चर में। स्टैक का मतलब क्या होता है कि आपका सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है कौन सा होता है, मेन नीचे पड़ा है, उसके ऊपर आपने एक और फंक्शन कॉल किया, और मेमोरी उसकी ऊपर उसकी कंज्यूम हुई, या फिर जब वो फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो मेमोरी रिलीज हो जाती है। इस तरीके से दिस इज रिलेटेड टू द रन टाइम स्टैक। रन टाइम पे किस किस तरीके से आपके फंक्शन कॉल हो रहे हैं, किस किस तरीके से वो कॉल बैक वापस हो रहे हैं। तो ये एक रन टाइम स्टैक बन रहा होता है। स्टैक बेसिकली क्या चीज़ है, सब ये एक इस तरह आप एज्यूम कर लें जैसे आपकी स्टैक ऑफ प्लेट्स होती है। सबसे पहली प्लेट नीचे, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से आपका पहले से पहले जो मेन फंक्शन कॉल होता है वो नीचे, उसके ऊपर आपने एक और फंक्शन कॉल किया, सपोज फंक्शन 1 है, वो उसके ऊपर रखा जाएगा, एक स्टैक बनेगा रैम में, उसके ऊपर रखा जाएगा, उसका कोड उधर होगा। फिर अगर उस फंक्शन से एक फंक्शन 2 कॉल हुआ है तो वो फंक्शन 2 उसके ऊपर रखा जाएगा। इस तरीके के जब मेन तक कैसे पहुंचेंगे, पहले वो स्टैक से फंक्शन 2 कंप्लीट होगा, वो वापस आएगा फंक्शन 1 में जहां से वो कॉल हुआ था। फिर वो जब कंप्लीट होगा तो फिर वो दोबारा मेन में वापस आएगा, और इस तरीके से फिर आपका मेन की जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो आपको प्रोग्राम का आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टैक बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। जैसे आपकी प्लेट्स टेबल पे पड़ी है तो पहली प्लेट आप नहीं निकाल सकते, आप जो लास्ट प्लेट होगी वो पहले निकलेगी, और होते होते फिर आप फर्स्ट प्लेट तक आएंगे, तो तब आपका जो है वो टेबल खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी फंक्शन कॉल होती हैं वो स्टैक बनाती हैं। जब तक रीसेंट फंक्शन कॉल कंप्लीट नहीं होती आप कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, और कभी भी आप दरमियान में किसी फंक्शन में नहीं वापस आ सकते हैं, ठीक है। So this is related to the runtime stack and hold the returning address of the previous function। ठीक है, तो जो आपके स्टैक में फंक्शन कॉल पड़ी होती है वो प्रीवियस जो फंक्शन चल रहा होता है उसका उसके ताकि वो वापस आए वहाँ पे। द मेमोरी ईच फंक्शन यूटिलाइजेज ऑन द स्टैक इज द कांस्टेंट एज ईच आइटम ऑन द स्टैक हैज अ रिटर्न वैल्यू। तो जाहिर है आपका हर फंक्शन जो कॉल होता है वो वापस रिटर्न, जब वो रिटर्न होगा तो वो वहाँ से उस स्टैक से वो निकल जाता है, और होते होते इस तरीके से आपका मेन जो सबसे पहले कॉल होता है वहाँ तक कंट्रोल आ जाता है, और जब मेन की भी क्लोजिंग ब्रैकेट चल जाती है तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो फुली एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट स्पेस रैम के अंदर कौन सी स्पेस है कि आपने कितने फंक्शन कॉल किए हैं, और ये भी वेरिएबल जितने फंक्शन कॉल किए होंगे उतना ही स्टैक में वो उनके कोड बनेंगे। और अगर आपने फंक्शन है ही नहीं, सिर्फ एक मेन ही है, तो इसका मतलब है स्टैक में एक मेन ही है, बस वो कंप्लीट जब हो जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि हमने एक फैक्टोरियल का जो है वो प्रोग्राम लिखा है, और ये एज्यूम करें कि आपने ये फैक्ट फंक्शन लिखा है जो कि मेन से कॉल हुआ है। ठीक है, फैक्ट फंक्शन का नाम है, और इसको आप एक लॉन्ग वेरिएबल पास करें, और ये एक फॉर लूप है। अब ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमने 3 तरह की स्पेस अभी पढ़ी है, दोबारा आपको दिखा देती हूँ। इंस्ट्रक्शन स्पेस है जो कि प्रोग्राम का कोड ऑक्यूपाई करती है, डेटा स्पेस है जो आपके वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, और एनवायरनमेंट स्पेस है जो आपकी फंक्शन कॉल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरह से आपकी डेटा स्पेस यूज़ हुई है, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन स्पेस यूज़ हुई है, किस तरीके से आपकी एनवायरनमेंट स्पेस यूज़ हुई है। ठीक है।